हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 39वें वीडियो में आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 474 से और 484 पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। धारा 484 तक ही इस सीआरपीसी में टोटल प्रश्न हैं, तो ये बुक आज इस 39वें वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये बुक पूरे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध रहेगी। आप हमारी वेबसाइट elawstudy.com को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिहार की सिविल जज परीक्षा, जो कि 9 अगस्त 2020 को होनी प्रस्तावित है, के संबंध में आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स है। इसका चैप्टर क्रमांक ये 35 है, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे, और धारा 474 से धारा 484 पर आधारित इसमें कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी भी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय में किसी भी मुकदमे का विचारण धारा 474 के अंतर्गत किया जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। धारा 407 के अंतर्गत न्यायालय को जो मामले या अपील प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें कार्रवाई की जाती है। धारा 474 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार जब किसी भी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय के द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करता है जैसे कि सेशन न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला आया हो। यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता है, जैसे कि सेशन न्यायालय के द्वारा मामले का विचारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ उच्च न्यायालय के द्वारा भी उसी प्रकार मामले को विचारित किया जाएगा। धारा 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को बताती है। धारा 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय के कर्तव्य को बताती है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 477 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके परामर्श से के पश्चात में नियम बना सकता है। तो उच्च न्यायालय राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात नियम बना सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 477 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा। पहला है, वे व्यक्ति जो कि उसके अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे। अर्जी लेखकों के रूप में जिनकी नियुक्ति की जाएगी उनके लिए नियम बना सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने के जिनके द्वारा कामकाज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन। तीसरा है कि इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति को उपबंधित करना और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियां अध्रोपित की जा सकेंगी अवधारित करना। अर्थात न्यायालय जो अपने कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के कामकाज के लिए नियम बना सकेगा, और उनके द्वारा यदि किसी कामकाज के संबंध में कोई गलती की जाती है, कोई त्रुटि की जाती है, तो उसके उल्लंघन के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई किया जाना तथा उसको शास्ति दिया जाना, इसके संबंध में नियम बना सकेगा। कोई भी अन्य विषय जिसका कि विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेटों के व्यक्तिगत रूप से मामले को हितबद्ध होने से संबंधित है। यदि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो इसके संबंध में धारा 479 प्रावधान करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। धारा 479 वह मामला जिसमें कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। इसके अनुसार कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे मामले का जिसमें कि वह पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना जिसमें कि उसके न्यायालय से अपील होती है, न तो विचारण करेगा और न ही उस विचारणार्थ सपुर्द करेगा, और न ही कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्णय या आदेश की अपील को ही सुनेगा। अगर कोई न्यायाधीश स्वयं किसी मामले में हितबद्ध रहता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्याप्ति को बताती है।
धारा 472 चालू रहने वाले अपराध को बताती है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में यह कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें कि वह स्वयं हेतुबद्ध हो विचार नहीं करेगा। धारा 479 संबंध में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन इसका सी है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध होता है तो मामले का तब तक न तो विचारण करेगा और न ही विचारणा सपुर्द करेगा और न ही कोई भी अपील ऐसे मामले में सुनेगा जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुज्ञा न ले ली गई हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुज्ञा न ले ली गई हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी है कि उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा न ले ली गई हो। अपीलीय न्यायालय है यहाँ पर कि उसके अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा न, जिस उस मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश की जहां अपील होती है और ऐसे अपीलीय न्यायालय की जब तक उसे परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक वो ऐसे मामले में सुनवाई नहीं करेगा। धारा 479 के अनुसार कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि वह पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना जिसमें कि उसके न्यायालय से अपील होती है न तो विचारण करेगा और न ही उसे विचारणार्थ पर सपुर्द करेगा और न कोई भी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित या किए गए किसी भी विषय या आदेश की अपील ही सुनेगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। धारा 482 में उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के प्रावधान के लिए कहा गया है। उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्ति या सहज शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी करने या किसी भी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि एक दंड कार्यवाही जो समनीय नहीं है किसके द्वारा अभिखंडित की जा सकती है। तो ऐसी दंड कार्यवाही जो कि समनीय नहीं है वो अभिखंडित की जा सकती है उच्च न्यायालय के द्वारा। सही ऑप्शन इसका सी है। धारा 482 के अनुसार जो दंड कार्यवाही समनीय नहीं है उसे उच्च न्यायालय के द्वारा अभिखंडित किया जा सकता है। ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 सुप्रीम कोर्ट 10 सुप्रीम कोर्ट केस 303 के मामले में ये कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि उच्च न्यायालय धारा 382 के अधीन अंतर्निहित शक्ति निम्नलिखित में से किन आधारों पर उपयोग कर सकता है। अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के लिए कौन कौन से आधार हैं ये पूछा गया है। पहला है विरलतम से विरल मामलों में, ऐसे मामले जो कि विरलतम से विरल मामले हैं उनमें भी प्रयोग कर सकता है। दूसरा है एक्स डेबिटो जस्टिस के मामले में, ये भी करेक्ट है। तीसरा है न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निर्धारित करने हेतु, ये भी करेक्ट है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी मामलों में, तो उपरोक्त सभी मामलों में न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग ये उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि एक उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रबल अंतर्निहित शक्तियों के अधीन निम्नलिखित आदेश पारित करता है। पहला है कि यह किसी भी प्राथमिक को मनसूख करता है। दूसरा है कि यह किसी भी आपराधिक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले को मनसूख करता है। तीसरा है कि यह किसी भी अधीनस्थ सदस्य के विरुद्ध पारित अप्रतिष्ठितकारी टिप्पणी को निकालता है। उक्त की वैधता को ध्यानगत रखते हुए निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए कि कौन कौन से यहाँ करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्रमांक हमारा सही है। ऑप्शन क्रमांक बी के एक और दोनों सही हैं। सी यहाँ करेक्ट नहीं है कि ये किसी भी अधीनस्थ सदस्य के विरुद्ध पारित अप्रतिष्ठितकारी टिप्पणी को निकालता है, ये गलत है। ये एफआईआरों को रद्द कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों के अधीन उच्च न्यायालय किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकता है तथा किसी भी अपराध न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले को भी रद्द कर सकता है, किंतु किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के सदस्य के विरुद्ध पारित अप्रतिष्ठितकारी टिप्पणी को नहीं निकाल सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ये दिशा निर्देश दिए गए थे हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल के मामले में। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। हरियाणा राज्य भजनलाल 1992 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां बताई गई हैं? तो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां बताई गई हैं धारा 482 में, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ अपने आप बना लीजिए। धारा 482 इसका सही आंसर हो सकता है पहला हो, जो कि मिस्टेक बाई मिस्टेक लग गया है। प्रस्तुत प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग CRPC 1973 की धारा 482 में दिया गया है। और धारा 482 के में उच्च न्यायालय को काफी इतनी शक्तियां प्राप्त हैं कि वह किसी भी विरलतम विरल मामले को सुन सकता है, FIR को रद्द कर सकता है। धारा 428 अभियुक्त के द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस के द्वारा प्रक्रिया। धारा 469 परसीमा काल का प्रारंभ। धारा 484 निरसन और व्यावृत्तियों को बताती है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है हाईकोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। प्रश्न क्रमांक 14 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस प्रावधान के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं? तो माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं धारा 482 के अंतर्गत। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग दिया गया है? धारा 482 में दिया गया है। धारा 483 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय के कर्तव्य को बताया गया है। धारा 484 में निरसन और व्यावृत्तियों को बताया गया तथा धारा 480 में विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर पर कुछ न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है? तो ये है आपका उच्च न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में कौन सा प्रारूप आरोप से संबंधित है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में प्रारूप संख्या जो 32 है, ये आरोप से संबंधित है। सही ऑप्शन इसका यहाँ पर बी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने इसके चैप्टर क्रमांक 35 जो कि धारा 484 तक ये पूरा कंप्लीट करता है, को हमने कंप्लीट किया है। इससे आगे केवल एक वीडियो और हम बनाएंगे जो कि चैप्टर क्रमांक 36-37 को मिक्स करते हुए होगा। बाकी 484 तक की धाराओं का पूरा यहाँ आपका मामला कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके लिए IPC तथा एविडेंस इन 2 बुक से पूरा कंप्लीट यहाँ पर इनको पेपर से पहले कराएंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारी वेबसाइट elawstudy.com पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार सिविल जज के लिए हम 10 तारीख से टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें कि 5 GS की तथा 5 लॉ से रिलेटेड पेपर को लेते हुए हम टेस्ट सीरीज आपको देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।